हाँ जी बेटा। जी बेटा। तो ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या वहां पे कंडीशन रिक्वायर्ड है और वो किस कंडीशन में परफॉर्म होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि C2 साइकिल को ही बेटा अपन फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये किस प्लांट में ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है। ट्रॉपिक एरिया वाले प्लांट में ये बेटा प्रोसेस हो रही है। ट्रॉपिक एरिया में प्लांट में होने के कारण चूंकि हर बार जब तक फोटो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो रही है, एक कार्बन मॉलिक्यूल का वहां पे लॉस हो जा रहा है, प्लस जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी हो जा रही है बेटा, डिले हो जा रही है। मतलब कि वहां पे जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस थी उसका रेट बेटा डाउन हो जा रहा है, प्लांट के लिए वो लॉस हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए ट्रॉपिक एरिया के जो C3 प्लांट थे वो क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपन यही चीज बेटा बताएंगे। ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, ड्यू टू फर्स्ट फोटो रेस्पिरेशन, loss of one carbon continues that cause slow rate of dark reaction and plant face loss or unable to complete its requirement through डार्क रिएक्शन के थ्रू इसकी जो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी उस वो अब प्लांट पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्रॉपिक एरिया C3 plant start evolution and evolve into C4 plants। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल पे C3 और C4 प्लांट के दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, या तो दोनों के कंपैरिजन करके पूछेगा, या तो एग्जांपल बेस पूछेगा, या तो C3 C4 साइकिल बेस पूछेगा, या तो ये साइकिल कहाँ रन होती है, मतलब या तो C3 C4 साइकिल से पूछता है, C3 C4 प्लांट के एग्जांपल से पूछता है। क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। भले वो NCERT से आप प्लांट के एग्जांपल करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमेशा बेटा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा बात ये आती है कि आखिरकार C4 प्लांट जब कुछ C3 प्लांट C4 प्लांट में कन्वर्ट हो गए या इवॉल्व हो गए, तो उनमें ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण से कि अब इनका ऑक्सीजनेज वाला जो एक्टिविटी था वो इनहिबिट हो गया। मतलब ये डेफिनेटली अगर C3 से C4 में ये इवॉल्व हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो लॉस हो रहा था ऑक्सीजनेज के थ्रू, इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए ही वो इवॉल्व हुए होंगे। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से कि वो लॉस इनका कंट्रोल हो गया, अपने को इसके बारे में बेटा जानना है। और ये बात अपने को बेटा पता चलती है जब अपन C4 प्लांट की बेटा बात करते हैं। C4 प्लांट में आपको याद होगा, तो जब अपन ने एनाटॉमी करी थी तो वहां पे अपन ने आपको बताया था क्रांज एनाटॉमी, याद है? क्रैंज एनाटॉमी की बेटा वहां पे हम आपको बेटा बातें बताए थे। C4 प्लांट में बेटा अपने को क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है। ये क्रांज एनाटॉमी क्या है,
किस तरीके की है ये तो वहां पे आपने जब आप एनाटॉमी को फिर से रिवाइज करेंगे वहां पे आपको मिल ही जाएगा। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि क्रांस एनाटॉमी कुछ इस तरीके से कहना चाहिए कि एक अरेंजमेंट किया गया है या कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है सेल के अंदर, जिसके कारण से ऑक्सीजन रूबिस्को से नहीं मिलती। बस कहानी खत्म। अगर ऑक्सीजन रूबिस्को से नहीं मिल रही है तो ये अपनी मेजर एफिनिटी और कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए शो करता रहेगा, प्रोसेस रन होती रहेगी, प्रोसेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और प्लांट का जो लॉस था वो बेटा कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार ऑक्सीजन को रूबिस्को से मिलने से रोका कैसे गया। वेरी सिंपल सी बात है, दोनों की प्रोसेस, ये जो दोनों की दोनों जो प्रोसेस हो रही है, मतलब लाइट रिएक्शन की प्रोसेस अभी तक देखो C3 में क्या हो रहा था, देखो समझना C3 में क्या हो रहा था कि लाइट रिएक्शन भी यहीं पे हो रही थी और डार्क रिएक्शन भी बेटा यहीं पे हो रही थी। तो लाइट रिएक्शन का जो O2 बन रहा था वो स्ट्रोमा में आ रहा था और डार्क रिएक्शन का जो रूबिस्को था वो भी यहीं पे प्रेजेंट था, दोनों मिल जा रहे थे, प्लांट को लॉस हो जा रहा था। अगर अपन बेटा कुछ ऐसी स्टोरी यहाँ पे परफॉर्म करा दें, इमेजिन करो अगर अपन यहाँ पे अगर कुछ ऐसी स्टोरी परफॉर्म करा दें कि ये हमने सेल बनाई, लाइट रिएक्शन हम अलग पार्ट में कराएं, डार्क रिएक्शन हम अलग पार्ट में कराएं, समझना बात को, लाइट रिएक्शन हमने अलग पार्ट में कराई होगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो बनी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, वो इधर जहां पे डार्क रिएक्शन रन हो रही है वहां पे वो बेटा मिलेगी ही नहीं, और डार्क रिएक्शन के जहाँ पे रन हो रही है अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली तो सारा का सारा जो 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 झगड़ा था ऑक्सीडेज और कार्बोक्सिलेज रिएक्शन के होने का, वो सारा का सारा जो टेंशन था वो टेंशन खत्म और प्रोसेस रन होती रहेगी। तो ध्यान देना यहाँ पे दो चीजों का बेटा ध्यान देना। हमने पहली बात कही है कि C3 प्लांट C4 प्लांट में इवॉल्व हुए हैं। दूसरा बेटा हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को रूबिस्को से नहीं मिलने देना है जिससे कि कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस रन होती रहे। इसका मतलब ये है कि जब हम C4 साइकिल बेटा बताएंगे वहां पे C3 साइकिल इनबिल्ट होगी। ध्यान देना C3 साइकिल और C4 साइकिल का ये एक मेजर डिफरेंस है कि जब C3 साइकिल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बताते हैं केवल C3 साइकिल ही रन होती है। जब हम C4 साइकिल की बेटा बातें करते हैं तो वहां पे अपन बेटा ये बताते हैं कि यहाँ पे C4 और C3 दोनों साइकिल बेटा रन होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स में C3 C4 दोनों साइकिल रन होगी, जबकि C3 प्लांट में केवल C3 साइकिल ही रन होगी। क्लियर? यहां तक की बात बेटा क्लियर हुई? जल्दी बताइए, यहां तक की बात बेटा क्लियर हुई? जो भी अभी तक अपन ने थ्योरेटिकल बातें करी, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो अब अपन C4 प्लांट की तरफ बेटा जंप कर सकते हैं। C4 प्लांट्स में अगर अपन डायरेक्टली कहें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपन सीधे से बात करें कि C4 साइकिल में बेटा अब अपन जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो C4 साइकिल, एक और बात, C4 प्लांट कहां मिलेंगे? ट्रॉपिक एरिया वाले प्लांट में, या सिंपल से कहो कि इक्वेटर वाले जोन में। डेफिनेटली इक्वेटर वाला जो जोन है वही ट्रॉपिक जोन होता है, वहां पे बेटा C4 प्लांट मिलेंगे। कि तो C3 कहां मिलेंगे? नॉन इक्वेटर जोन पे या नॉन ट्रॉपिक जोन पे। ये एक बेसिक पॉइंट है या ये बेसिक ट्रिक है दोनों के बीच को डिफरेंशिएट करने के लिए प्लांट्स को। ठीक है, चलिए तो अब देखो C4 साइकिल को पहले तो अपन ये देखें कि बताया किसने था, कौन सा ऐसा रिसर्चर था जिसने कि C4 साइकिल पे जिन्होंने अपना प्रॉपर्ली वर्क किया। तो बेटा उनका नाम है हैच स्लैक। क्या नाम है? हैच स्लैक। ठीक है, हैच स्लैक ने क्या किया था? C4 साइकिल के बारे में बेटा अपने को डिटेल में बताया था, इसीलिए इसको बेटा अपन हैच स्लैक साइकिल का भी नाम बेटा अपन देते हैं। जैसे कि वो कैल्विन साइकिल कहलाती थी C3 साइकिल, वैसे ही C4 साइकिल क्या कहलाती है? हैच स्लैक कहलाती थी। C3 साइकिल को अपन बेटा C3 क्यों कहते थे? क्योंकि जो फर्स्ट उसका जो स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन वाला था। यहाँ पे क्या होगा? C4 साइकिल को C4 क्यों कहेंगे? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल बेटा प्रोडक्ट कैसा होगा? 4 कार्बन वाला होगा। ये चीजें बेटा बेसिक है, ये अभी अपन लिखने वाले नहीं है। एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड में देखोगे C4 C3 का एक बाकायदा बेटा वहां पे डिफरेंस दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन नहीं कह रहे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी बेटा पूछता है।
इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, तो अलग से अपने को बताने की जरूरत नहीं है, अभी इतनी सारी की सारी कहानी में वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों हुआ है C4 साइकिल में, या प्लांट C4 साइकिल क्यों परफॉर्म करने लगे हैं, टू अवॉइड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। सो प्लांट शो C4 cycle to avoid oxygenase activity of रूबिस्को, ठीक है, ये शो करते हैं, ठीक है, इसलिए बेटा ये क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर ऐसा ही है कि C4 साइकिल ज्यादा एडवांस है, ऑब्वियसली प्लांट इवॉल्व हुआ है मतलब C4 प्लांट ज्यादा एडवांस कैटेगरी का होगा, उसकी ये प्रोसेस भी कैसे होती है अलग अलग, मतलब कह लो कि C3 से ज्यादा इवॉल्व कंडीशन है या एडवांस कंडीशन है, तो फिर सारे के सारे प्लांट में C4 साइकिल क्यों परफॉर्म नहीं होती, सारे के सारे प्लांट में C4 साइकिल इसलिए परफॉर्म नहीं होती है क्योंकि बेटा यहाँ पे एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, C4 साइकिल में एनर्जी का यूज बेटा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू C3 साइकिल, तो वो भी तो बेटा अपने को बचाना है ना, एनर्जी करेंसी भी तो ज्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ उतने ही प्लांट में बेटा C4 साइकिल परफॉर्म होती है जितने में एक्चुअली नीडेड होता है, मतलब कि इक्वेटर के प्लांट्स में या कि ट्रॉपिक एरिया के प्लांट्स में, ठीक है। बाकी की यहाँ की जो प्रोसेस है वो सेम बेटा प्रोसेस चल रही होगी, वही कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस इनिशियल में आपको बेटा देखने को मिलेगी, फिर और भी बाकी जो प्रोसेस है वो तो फिर वहां पे परफॉर्म कराई ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में दो सेल बेटा इन्वॉल्व होंगे, याद करो C3 साइकिल कहाँ होती थी, मेसोफिल सेल में, केवल मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाक्वाइड मतलब कौन सा ग्रैनुलर थाइलाक्वाइड और स्ट्रोमा प्रेजेंट था, वहां पे प्रोसेस हो जा रही थी, यहाँ पे बेटा दो सेल नीडेड होंगे, सो इट occurs with help of टू सेल्स, कौन कौन सी, एक तो बेटा मेसोफिल सेल जिसको आप MSC कह सकते हैं मेसोफिल सेल, या आप इसको आप MC भी बेटा आप कह सकते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप बेटा कहेंगे क्या, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, या इसी को आप बेटा शॉर्टकट में आप बेटा BSC आप बेटा कह सकते हैं, तो MSC BSC या MC BSC आप बेटा कह सकते हैं, बंडल शीथ सेल में परफॉर्म होती है और मेसोफिल सेल में परफॉर्म होती है, ठीक है, ये बेटा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अभी के लिए आपको हम बेटा ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बोले तो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस ना, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बेटा होता है मेसोफिल सेल में, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है मेसोफिल सेल में, और जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में क्या होता है, मेन डार्क रिएक्शन रन हो रही होती है, ऐसा आप कह सकते हैं, तो लाइट रिएक्शन इसकी परफॉर्म होती है मेसोफिल सेल में एग्जैक्टली, और डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है बंडल शीथ सेल में इन C4 प्लांट। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बनना चाहिए कि तो सर जब मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसके जो ऑक्सीजन वाले जो उसके जो मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं वो बंडल शीथ सेल तक कैसे नहीं आते, वो बंडल शीथ सेल तक कैसे नहीं आते, या बंडल शीथ सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कहीं और कैसे नहीं जाती है, यहाँ पे ऐसी क्या खास बात होती है, तो बेटा जो बंडल शीथ सेल जो होती है ना उसकी मेम्ब्रेन बेटा इंटैक्ट मेम्ब्रेन होती है, मतलब वो गैसेस मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी, बाहर जाना अलाउड ही नहीं करती है, एक बार उसके पास मतलब ये इंटैक्ट कुछ इस तरीके से होती है कि मॉलिक्यूलर का ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं होने देती है, मॉलिक्यूलर का ट्रांसपोर्टेशन जनरली नहीं होने देती। खैर ये जब हम दोनों का डिफरेंस आपको बता रहे होंगे तो वहां पे फिर से आपको बेटा हम समझा देंगे, ठीक है, बट फिलहाल अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि अभी हमारा जो C4 साइकिल है वो बेटा रन कहाँ पे हो रहा है, C4 प्लांट्स में दो सेल्स की हेल्प से बेटा ये रन हो रहा है, कौन कौन सी सेल, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल की हेल्प से ये बेटा रन हो रहा है, क्लियर, यहां तक की बातें बेटा क्लियर हो गई आपको, जल्दी बोलो 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 बोलो, चलो वेरी गुड।
अब इसके बाद बेटा एक काम करते हैं, C4 साइकिल के अपन स्टेप्स देखते हैं, C4 साइकिल में क्या क्या हुआ वो भी देखते हैं, और साथ साथ में आपको बेटा बाकी की चीजें भी हम समझाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे आपको बेटा एक तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसा कर लें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। मान लो ये बेटा अपनी हो गई कौन सी, मेसोफिल सेल, और ये मान के चलो कि ये बेटा अपनी हो गई कौन सी, बंडल शीथ सेल हो गई, ठीक है। चलो, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल बेटा यहाँ पे अपनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बेटा आपको ध्यान ये देना है कि मेसोफिल सेल जो है उसमें जो बंडल शीथ वाली जो सेल है उसका प्रोडक्ट कैसे जाता है। भाई इन दोनों में हमने कहा कि गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ये इंटैक्ट होती है, वो तो ठीक है, लेकिन मेसोफिल सेल का जो भी प्रोडक्ट रहेगा भाई, गैसियस प्रोडक्ट नहीं जाएगा वो तो ठीक है, बाकी चीजें तो जाएंगी ना, नहीं तो बंडल शीथ सेल में डार्क रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होने पाएगी। तो बाकी की चीजें यहां से कहाँ आती हैं, अगर हम बेटा इसको मेसोफिल सेल बोल रहे हैं और अगर हम इसको बंडल शीथ सेल बोल रहे हैं, तो मेसोफिल सेल का प्रोडक्ट बंडल शीथ में आना चाहिए, बंडल शीथ का प्रोडक्ट मेसोफिल सेल में जाना चाहिए, तब तो प्रोसेस सर्कुलेट होगी, तब तो साइक्लिक फॉर्म में रन होगी। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, देखिएगा कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बेटा क्या स्टोरी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है और कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। देखो CO2 हम डायरेक्टली इंटरनल बेटा बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन डार्क रिएक्शन से भी आपसे बेटा बातें करते हैं, बाकी का डिटेल अपने को करने का कोई खास जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। CO2 आई थी और CO2 का यहाँ पे ना बेटा पहले क्या होता है, यहाँ पे ना बेटा इसका कुछ कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट हो करके ये बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक केमिस्ट्री में आपने सुना होगा HCO3 बेटा सुना है, क्या कहलाता है ये HCO3, जरा कोई मुझे नाम बता दो यार बेटा केमिस्ट्री का, क्या कहलाता है ये, जल्दी बोलना, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या कहलाता है, कोई तो टाइप कर दो यार, कोई बच्चा बता ही नहीं रहा है, क्या कहलाता है यार, जल्दी बोलो बेटा, केमिस्ट्री हमारी वीक है भाई। अच्छा अच्छा, बाइकार्बोनेट कहलाता है क्या, अच्छा ठीक है, पक्का है ना, नहीं हमसे केमिस्ट्री नहीं आती तो ऐसा मत करना कि उड़ा ले जाओ सर को। अच्छा, ये इसका बेटा यहाँ पे पहले कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होने के बाद जब बेटा यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पे बेटा फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, याद रखना, फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, दैट इज कॉल्ड पीईपी। पीईपी के साथ बेटा ये क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, पीईपी के साथ बेटा ये मिलेगा, पीईपी के साथ मिलने के बाद बेटा ये बना देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डायरेक्टली बंडल शीथ सेल में नहीं जा सकता, इसलिए ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेटा कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, ध्यान देना, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डायरेक्टली बंडल शीथ सेल में नहीं जा सकता, इसलिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड बहुत आसानी से बंडल शीथ सेल में आ जाता है, और अब ये मैलिक एसिड यहाँ पे जब आया, हम यहाँ पे बेटा इसको दिखा रहे हैं मैलिक एसिड को, ये मैलिक एसिड यहाँ पे आ करके फिर से रिकन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये दोनों नाम शायद आपने क्रेब्स साइकिल में डेफिनेटली सुने ही होंगे, ठीक है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेटा कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेटा एक्चुअली 4 कार्बन का है, तो डेफिनेटली मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का होगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एज इट इज 4 कार्बन लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम 4 कार्बन लिख देते हैं। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है, अब ये आगे चल करके एक कार्बन मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज करेगा, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बेटा रिलीज करता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सारी की सारी चीजें बेटा बताएंगे, ठीक है, बस अभी ध्यान देते रहना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा,
3 कार्बन में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। 3 कार्बन में जब ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या बना देता है? पायरुवेट। क्या बना देता है? ये पायरुवेट बेटा ये बना देगा। ठीक है, जब ये 3 कार्बन में बेटा जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब ये क्या बना देता है? पायरुवेट। ठीक है, तो इसने ये कन्वर्ट हुआ और ये क्या बना दिया बेटा? यहाँ पे पायरुवेट बेटा इसने क्या कर दिया? बना दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट क्या करता है? ये पायरुवेट क्या करता है? वापस चला जाएगा। कहाँ? ये पायरुवेट बेटा वापस चला जाता है इधर। ये पायरुवेट बेटा यहाँ पे आ गया और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चली जाती है बेटा C3 साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ चली जाएगी? C3 साइकिल में। C3 साइकिल उसी तरीके से रन होगी जैसे रन हुआ करती थी। मतलब ये है कि RuBP यहाँ प्रेजेंट है, रोबिस्को एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? CO2 के साथ RuBP को मिलाएगा, कार्बोक्सिलेज प्रोसीड कराएगा, रिडक्शन होगा, देन ठीक है रीसिंथेसिस होगी RuBP की। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहेगी C3 प्रोसेस। और यहाँ पे ये जो पायरुवेट आया है ये पायरुवेट बेटा कहाँ आ गया? मीजोफिल सेल में ये बेटा आ गया। और अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में। ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी साइकिल रन हो रही है ये बेटा कहलाती है C4 साइकिल। अभी यहाँ पे हमने एनर्जी मॉलिक्यूल, अच्छा H2CO3 कार्बोनिक होता है। ठीक 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 बेटा, ओके बाई कार्बोनेट हमें 2-3 बच्चों ने बेटा बता दिया था। वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया? C4 साइकिल बेटा यहाँ पे रन हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ अभी हमने आपको रिएक्शन की प्रोसेस बताई है, ये नहीं बताया है एनर्जी मॉलिक्यूल कहाँ पे लगे, कैसे लगे, क्या हुआ, अभी हमने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, चलो अब बताते हैं। जब ये इस तरीके से इधर कन्वर्ट हो रहा होता है ना तो यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बेटा 2 ADP में ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 2 ADP में बेटा ये कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में जिस टाइम पे ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बेटा बन रहा होता है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बेटा जब बनता है तब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लोचा होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो अपना जो NADPH जो हुआ करता था, ठीक है, NADPH ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है कहाँ? NADP में। ठीक है, और फिर इधर फिर ये वाला जो NADP है वो अब इधर जब इसका कन्वर्जन हो रहा होगा, इधर मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिड का जब फिर से जब रिकन्वर्जन होता है ना उस टाइम पे NADPH में बेटा फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुआ करती है। चलिए क्या चैट आया हुआ है? PEP का फुल फॉर्म बेटा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर हुई? अच्छा, अभी इस साइकिल को एक बार फ्रेश लेक्चर में फिर से बताएंगे। ठीक है, इस साइकिल को, इतनी सी साइकिल को एक बार पूरे नए फ्रेश लेक्चर में फिर से बताएंगे। अभी जितना आपको समझ में आया है आई थिंक अगर 50% भी समझ में आ गया है देन इट्स टू गुड। एक बार NCERT कवर करोगे 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसको कल की क्लास में जो फ्रेश लेक्चर होगा फिर से रिवाइज, अभी छोड़ के मत जाना लेक्चर। ठीक है, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है ना बच्चों, छोड़ के मत चले जाना। अभी कुछ चीजें बेटा अभी हमको बतानी है इसी से रिलेटेड। ठीक है, बट ये पर्टिकुलर साइकिल कल एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे तब 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप लोग घर में जाके इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो। ठीक, चलो अब यहाँ पे अभी तक हमने बेटा C4 साइकिल का एक बेसिक आपको बेटा बता दिया। ठीक है, अब देखो अगर अब अगर C4 साइकिल को अपन थोड़ा और डिटेल में करने जाएं तो हालांकि काफी लेंथी प्रोसेस होती है, जो कि NCERT में बहुत ही समराइज तरीके से छोटी सी दी हुई है, इसलिए अपन ने इसको छोटे से फॉर्म में ही बेटा किया हुआ है। ठीक है, इतना कर लिया तो कुछ नई चीजें बेटा बता दें आपको। हो गया क्या इतना आपका? अच्छी बात है, चलो बढ़िया। अब याद करो जब अपन C3 साइकिल को बेटा, अब देखो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, हमने कहा था ना कि भैया C4 साइकिल में ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है कंपैरेटिवली टू C3 साइकिल। देखो कैसे,
एक तो यहाँ पे अपना एटीपी लॉस हो गया, एटीपी यहाँ पे लॉस हो गया। ये वाला NADPH ये लॉस में नहीं जाता है, क्योंकि ये इधर जब आता है ना बंडल शीट सेल में, तो फिर ये रिकन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके से इसको ये मान लो कि NADPH डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकता है, इसलिए ये पहले रिकन्वर्ट हो जाता है, अपने हाइड्रोजन यहाँ दे देता है, फिर बाद में जब ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्या होता है, जब बाद में रिफॉर्म होता है तो ये फिर से आ जाता है, ये तो आ जाएगा। लॉस किसका हुआ है, ये 2 ATP का, और 3 ATP यहाँ पे अपने C3 साइकिल में अपने लॉस हो गए थे। याद करो C3 साइकिल का, याद आता है? C3 साइकिल के ड्यूरेशन पे 3 ATP अपने चले गए थे, 2 NADPH भी अपने बेटा चले गए थे, ठीक है। तो वही बेटा यहाँ पे अपन यहाँ पे बेटा बताएंगे कि नंबर ऑफ ATP कितने नंबर ऑफ ATP बेटा गए। सो इन C4 साइकिल टू फिक्स 1 CO2, 5 ATP and 2 NADPH are used। अब यहाँ पे देखो NADPH तो उतना ही है, ATP यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा इसका यूज हो रहा है। इसलिए दुनिया के सारे प्लांट क्या करते हैं, C4 साइकिल को रन नहीं कराते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतने ही प्लांट बेटा इसको रन कराते हैं जितने प्लांट के लिए बेसिकली ये रिक्वायर्ड होती है, जितने प्लांट के लिए बेसिकली ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक, यहां तक की बात बेटा क्लियर हो गई आपको? C4 साइकिल का बेटा बेस यहीं तक था। C4 साइकिल में जो भी चीजें थी यहीं तक थी, ठीक है। अब आपसे क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, C4 साइकिल से रिलेटेड बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी सी चलिए उसकी भी चलिए बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाता है कि C4 साइकिल कहाँ होती है, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ये C4 प्लांट्स में C4 साइकिल क्यों रन होती है, क्रांच एनाटॉमी के कारण, ठीक है। और C3 साइकिल और C4 साइकिल अगर दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो किस साइकिल में कितना एटीपी खर्चा होता है या कितना एनर्जी मॉलिक्यूल खर्चा होता है, तो वहां पे पूछता है, ठीक है, कि एनर्जी मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द C4 साइकिल, ठीक है। अब वहां पे वो बेटा पूछता है, ठीक, तो वहां पे आपको 5 ATP ध्यान रखना है। वो NADPH तो कॉमन है जितना कि C3 में है, केवल ATP यहाँ पे बेटा ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर है? अगर यहां तक की बातें आपको बेटा क्लियर हो गई हैं तो लगभग आपने बेटा अपना C3 C4 का बेस भी मेंटेन कर लिया है, और आपको लगभग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, C4 साइकिल भी आपको समझ में आ चुकी होगी लगभग, ठीक है। 100% अभी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बेटा फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली थोड़ा बहुत बैरियर तो आता है, थोड़ा बहुत परेशानी आती है रहती है, ठीक है। सेकंड टाइम जब इस साइकिल को करेंगे, जैसे C3 साइकिल के साथ था कि फर्स्ट लेक्चर में दिक्कत हुआ, फिर घर जाके रिवाइज किया, फिर यहाँ के किया तो हो गया, ऐसे ये वाला भी हो जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होइए इसके लिए। लेकिन फिर से बता रहे हैं, C3 C4 साइकिल का बेटा डिफरेंस याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब C3 C4 साइकिल जब यहाँ बेटा कंप्लीट हो जाती है, ऐसे ही एक और साइकिल होती है बेटा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। हम यहाँ पे C3 C4 का डिफरेंस नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में जब आप आओगे, मिलेंगे जब अपन, तो NCERT से उसको रीड करके आना, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बेटा अपन डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन बोले तो आपसे पूछेंगे, आप थोड़ा बताइएगा, अगर उसमें कुछ और ऐड करना होगा तो हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज दैट विल बी सफिशिएंट। वेल, नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पे बातें कर सकते हैं किसकी, कैम साइकिल की। हालांकि कैंप साइकिल आपकी NCERT में शायद नहीं है, ठीक है, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, ठीक है। ये जनरली बेटा सक्यूलेंट प्लांट में होती है। कहां पे होती है, अकर्स इन सक्यूलेंट प्लांट, या आप ऐसा कह सकते हैं, या इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डेजर्ट एरिया या कि जीरोफिटिक प्लांट कहेंगे तो बेटा ज्यादा बेहतर है। जीरोफिटिक प्लांट्स में ये कंडीशन बेटा अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स में ये कंडीशन देखने को बेटा अपने को मिलती है। यहाँ पे क्रेसुलेशन एसिड का बेटा फॉर्मेशन होता है,
और उसके मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन पे क्या होती है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे एक प्रोसेस में क्या होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन और एक प्रोसेस में क्या होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। वहां पे बेटा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वहां पे हुआ करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देन इसके बाद इसमें एक और हाँ यहाँ पे बेटा आप इनके एग्जाम्पल रख लीजिएगा लाइक वाइज अपुन्शिया एलॉय एक्सेट्रा। ठीक है, कैक्टस वगैरह ये सब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। क्योंकि आप में ज्यादा डिटेल कैस्ट्रेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है नहीं तो अपन इसको नहीं कराएंगे। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस चलती है। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या होगा जो फोटोसिंथेसिस, अब सोचो यहाँ पे प्रोसेस चल कब रही होगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कब हो रहा होगा बेटा, डे के टाइम पे तो हो नहीं सकता, स्टोमेटा को क्लोज रखना है, बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट होती है तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है बेटा नाइट में होती है। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन कैम प्लांट्स तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। तो इसका एग्जांपल याद रखना बेटा डेजर्ट प्लांट्स। दूसरा याद रखना कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो बेटा नाइट में होता है। ठीक है, वेल 12th में जब आप इकोलॉजी बेटा पढ़ रहे होंगे वहां पे इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन पढ़ेंगे आप। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आपको जीरोफिटिक एडॉप्टेशन देखने को मिलेगा और वहां पे फिर से कैम्प साइकिल के बेटा थोड़ी बहुत बातें होंगी। क्लियर है यहां तक बेटा? अगर ये बातें बेटा आपको क्लियर हो गई हो तो इस चैप्टर का बेटा लास्ट पॉइंट है, इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बेटा, इन फैक्टर को बेसिकली अपन दो तरीके से बेटा डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में बेटा अपन रखेंगे लाइट को, लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी काम आती है, टेम्परेचर को, पीएच को, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को बेसिकली रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब बेटा अपन इंटरनल फैक्टर की बेटा जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा अपन बात करते हैं हार्मोनल फैक्टर की। इसके अलावा बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लांट का स्ट्रेस कैसा है, प्लांट का स्ट्रेस यहाँ पे कैसा है उसकी भी बेटा यहाँ पे अपन बातें करते हैं। सो एक तरीके से इंटरनल फैक्टर में ट्रांसपिरेशन भी रोल प्ले करता है, ट्रांसपिरेशन भी यहाँ पे भी रोल प्ले करता है पर डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, इसलिए अपन यहाँ पे उसको नहीं लिख सकते। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप हार्मोनल फैक्टर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रेस कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये कुछ बातें बेटा आप कर सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, पीएच बेटा तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, पीएच तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, मतलब बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस, तो अब अगर एंजाइमेटिक प्रोसेस है और अगर पीएच कम या ज्यादा हो गया, जितने में एंजाइम ऑप्टिमम कंडीशन पे अपना वर्क करता है, अगर उस पीएच से या जितना में कि एंजाइम को वर्क करना चाहिए अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मैं बेटा, अच्छा यहीं पे अगली क्लास में जाने से पहले यहीं पे इसी से रिलेटेड बेटा एक और बेटा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को। ठीक है, ब्लैकमैन ने दिया था वो लॉ बेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास बेटा बाइंड अप करते हैं। थोड़ी से ज्यादा टाइम तक खिंच गया, यहां तक चार्ट बना लिया सभी ने, जल्दी बोलो, हटा देना इसको, अगले शीट पे हम जंप कर जाए ना। बस लास्ट पॉइंट जो कि फैक्टर अफेक्टिंग से ही रिलेटेड है, आज ही बेटा उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो लास्ट कल की क्लास के लिए थोड़ा सा मजेदार काम हो जाएगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन ने दिया था। इनका बेटा ये कहना था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हर एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड ऑन द लिमिटिंग
लिमिटिंग लेवल फैक्टर, लिमिट लेवल फैक्टर, या ये कहो कि ये ऐसे फैक्टर पे ये जो फोटोसिंथेसिस रेट है ये बेटा ऐसे फैक्टर पे डिपेंड करती है जो अपनी लो लेवल पे बेटा प्रेजेंट होता है। मतलब लो लेवल मतलब बेटा इससे लो हो जाएगा तो फिर रुक जाएगी, उस पे दरअसल डिपेंड करती है। ठीक है, एवरेज लेवल या एक हायर लेवल पे रहेगा तो उस पे डिपेंड नहीं करेगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लिमिटेड लेवल फैक्टर, या कि लो लेवल ऑफ फैक्टर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के लो लेवल पे बेटा डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस always depend on low or limited level of फोटोसिंथेटिक फैक्टर। ठीक है, फोटोसिंथेटिक फैक्टर में यहाँ पे बेटा हमने वाटर नहीं लिखा है, वाटर भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। रॉ मटेरियल जो है वो तो रिक्वायर्ड रहेंगे ही, है ना, चलेगा वो तो। ठीक, ये ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेटा यही है। ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार पूछा जाता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहां से बेटा ऑलमोस्ट अगर एक ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए तो 5% का ये चैप्टर और बचा है, बाकी का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है। ये कल की क्लास में एक बार C4 साइकिल को फिर से बेटा चार्ट की हेल्प से बेटा समझाएंगे। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा तो और आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बेटा अपन देखेंगे, इनका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो बेटा अपन ने कर ही लिया है। ठीक है, तो कल ये दो चीजें हो जाएंगी। कल वो 5% भी इस चैप्टर का खत्म। कल अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बेटा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अगर किसी को बेटा कुछ डाउट हो तो बता दो। अच्छा हाँ, डाउट से पहले ये बताओ, आप लोगों के यहाँ फिजिकल क्लासेस स्टार्ट तो हो गई हैं, तो बायो की फिजिकल क्लासेस का क्या स्टोरी है? स्टार्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या स्टोरी है? कुछ कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को? जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ शायद आप लोगों का स्टार्ट है, बायो का फिजिकल क्लासेस का क्या स्टोरी है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 1 तारीख से तो कंप्लीट खुलने वाला है अब तो। अच्छा, अभी कुछ बताया नहीं है, चलो ठीक है, सर स्टार्ट हो गई है बट बायो की ऑनलाइन नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो हो सकता है, देखो अभी तो नया टाइम शेड्यूल हमारे पास नहीं आया है। 1 तारीख को शायद मंडे अंडे है, क्या जो भी है, मंडे मंडे जो भी है, 1 तारीख से शायद ऑफलाइन प्रॉपर तरीके से होगा। मतलब कि हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अपने लेक्चर प्लान करने होंगे। तो उस टाइम पे जैसा भी होगा फिर आपको टाइम शेड्यूल बेटा आपको फिर हम बता देंगे। ठीक है, चलो रखें। ओके बेटा, बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम 8 to 9।